हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस ऑनलाइन पढ़ाई में आपको अच्छे से विषय की जानकारी दिया जा सके, इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को भी समय समय पर अपने प्रश्नों को सोशल प्लेटफॉर्म के किसी माध्यम से पूछना चाहिए। और आप जो प्रश्न पूछेंगे या पढ़ाने में जो कमी रह जा रही है या पढ़ाने में और क्या व्यवस्थित किया जाए कि आपकी पढ़ाई और अच्छे से हो सके, अगर इसके लिए आपका सुझाव आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये सब हम लोग इस पढ़ाई के क्रम में हम लोग आ गए हैं अभी ऊष्मा वाले पाठ पे ही चल रहे हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के बाद से है ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत जो है ये 1843 में जूल सर प्रेस्कास्ट जूल के द्वारा जो है किया गया था। पहले ऊष्मा और कार्य ये दोनों अलग अलग बातें थी, अलग अलग रूप में इसको माना जाता था। ये एक दूसरे से इसका कोई संबंध नहीं था, या उस समय के वैज्ञानिक जो है इसको अलग अलग दो प्रकार की ऊर्जा के रूप में मानते थे। वास्तव में ये दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं ही हैं, लेकिन सर प्रेस्कास्ट जूल ने 1843 में अपने प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है, इसको सिद्ध करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे सर प्रेस्कास्ट जूल। उन्हीं के सम्मान में हम लोग ऊर्जा के मात्रक को जूल से प्रदर्शित करते हैं। तो जूल ऊर्जा का मात्रक है, और जूल ऊर्जा का मात्रक कैसे है इस पे अभी बात करेंगे हम लोग कि जूल ने कैसे अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि हम कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं, यदि यांत्रिक कार्य करते हैं तो वह यांत्रिक कार्य किस प्रकार से हीट में ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ऊष्मा और कार्य का पारस्परिक जो संबंध है, इसके विषय में अध्ययन करने वाले फिजिक्स के ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा और कार्य, ऊष्मा गतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा और कार्य तथा ऊष्मा और कार्य के पारस्परिक संबंध के विषय में अध्ययन करता है, या उसके संबंध में बातें की जाती हैं, अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को ही हम लोग ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ऊष्मा और कार्य को समझने के लिए कार्य का परिभाषा हम लोग अलग से भी जानते हैं। किसी भी वस्तु पे बल लगावें, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन करें तो कार्य होता है। फिर ऊष्मा और कार्य का कैसे संबंध, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने हथेलियों को अगर हम लोगों को गर्म करना है तो इसके दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि हम लोग इसको सीधे कहीं से ऊष्मा दें, मतलब गर्म पानी में अपने हाथ को डालें, या कहीं ऊष्मा है तो वहाँ पे हाथ को ले जाके सेकें, तो वह सीधे ऊष्मा मिलेगा हम लोगों को। लेकिन इसको दूसरे विधि से भी गर्म किया जा सकता है कि अगर हम लोग हथेलियों को आपस में ऐसे घर्षण कर दें तो हथेलियों को आपस में ऐसे घर्षण करने से भी हथेलियाँ क्या होती हैं, गर्म होती हैं। तो यहाँ पे सीधे ये इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कार्य जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह से देखा जाए कि मान लीजिए कोई एक धातु का टुकड़ा है और इस धातु के टुकड़े को हम लोग इस पे यांत्रिक कार्य करें, मान लीजिए हथौड़े से इसको पीट दें, तो हथौड़े से पीट देंगे तब भी इसके ताप में वृद्धि होगी। हथौड़े से पीटने पे ताप में वृद्धि क्यों होगी, तो गिरते हुए हथौड़े में गतिज ऊर्जा है। हथौड़ा जब इस धातु पे गिरेगा उस समय उसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जो है शून्य हो जाएगी और वह अपनी पूरी ऊर्जा इस धातु के टुकड़े को दे देगा। इस प्रकार से इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी मतलब यहाँ पे यांत्रिक कार्य किस में बदल रहा है, यहाँ पर भी यांत्रिक कार्य ऊष्मा में ही बदल रहा है। अब इसको 2, 3, 4, 10 बार पीट कर अगर इस टुकड़े को किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए और उससे ये पूछा जाए कि बताइए इसको कैसे गर्म किया गया है, पीट कर गर्म किया गया है कि गर्म पानी में डाल के गर्म किया गया है कि आग से सेक के गर्म किया गया है, तो उस व्यक्ति के लिए बता पाना संभव नहीं होगा।
तो कार्य से ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसको प्रेसकास्ट जूल ने अपने प्रयोग में सिद्ध करके दिखाया था। और ऊष्मा से कार्य भी होते हैं। ऊष्मा से जो कार्य होते हैं उसके लिए हम लोगों के सामने उदाहरण है रेल इंजन। रेल इंजन जो है ऊष्मा को किस में बदलता है? कार्य में बदलता है। तो कार्य और ऊष्मा ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए जेम्स वाट के द्वारा खोजा गया रेल का इंजन है, और कार्य को ऊष्मा में बदलने के लिए हम लोग के पास बहुत सारे विकल्प हैं, जिससे कि हम लोग यांत्रिक मैकेनिकल वर्क को सीधे सीधे हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आखिर में कार्य और ऊष्मा में अंतर क्या है? कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका भी मात्रक जूल होता है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका भी मात्रक जूल होता है। तो कार्य और ऊष्मा में अंतर क्या है, या कार्य और ऊष्मा इस ताप के आधार पर अगर हम लोग परिभाषित करें तो कार्य और ऊष्मा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो ऊष्मा को परिभाषित किया जा सकता है ऐसे कि यदि ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरण तापांतर के कारण हो रहा है। यदि ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण हो रहा है तो जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है वह स्थानांतरित ऊर्जा ऊष्मा होती है। अगर तापांतर के कारण ऊर्जा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को दिया जा रहा है, तो जो ऊर्जा स्थानांतरित होता है वह स्थानांतरित ऊर्जा जो है क्या कहलाता है? वह स्थानांतरित ऊर्जा जो ऊष्मा कहलाता है। इसके विपरीत अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन यह ऊर्जा का स्थानांतरण ताप पे निर्भर नहीं कर रहा है। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के कारण हो रहा है तो स्थानांतरित ऊर्जा ऊष्मा होता है, और यदि स्थानांतरित ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करता है, जैसे हम किसी वस्तु को धक्का दिए, वस्तु गति अवस्था में आ गई, हमने अपनी यांत्रिक ऊर्जा को उसमें गतिज ऊर्जा में बदल दिया, तो वो कार्य होता है। तो जब तापांतर के अनुपस्थिति में या ताप के प्रभाव में आए बिना अगर ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जा रही है तो कार्य कहलाता है। और जब तापांतर के कारण ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है तो वही ऊर्जा जो है क्या होता है? वही ऊर्जा जो है ऊष्मा कहलाता है। फिर इसको प्रयोग से सिद्ध करके प्रेसकास्ट जूल ने ये बताया कि हम कितना कार्य करेंगे तो वह कार्य जो है कितने जूल ऊर्जा के तुल्य होगा। हम कितना जूल कार्य करेंगे कि वह कार्य जो है 1 कैलोरी ऊर्जा के तुल्य होगा। तो प्रेसकास्ट जूल ने बताया था कि 1 कैलोरी जो ऊष्मा होती है ये 4.18 जूल कार्य के तुल्य होता है। इसके लिए उनकी एक बहुत बड़ा प्रयोग, और उस प्रयोग को बहुत सटीक ढंग से पूरा करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि 1 कैलोरी ऊष्मा से हम किसी जल का ताप जितना बढ़ा सकते हैं उतना ही ताप बढ़ाने के लिए हमको इतना जूल कार्य करना पड़ता है। इसका सीधा मतलब होता है कि 1 कैलोरी ऊष्मा जो है इतने जूल कार्य के तुल्य होती है। इसके बाद से है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो यह एक बात सीधे सीधे समझ में आया कि हम जितना ही अधिक कार्य करेंगे किसी वस्तु पे उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी, या जितना ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न करना है किए गए कार्य की मात्रा उतनी अधिक करनी होगी। तो किसी वस्तु में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उस वस्तु पे किए गए कार्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो W कार्य करने से अगर Q ऊष्मा उत्पन्न होता है तो W इज प्रोपोर्शनल टू सीधे सीधे Q हो जाएगा, और यहाँ से W इज इक्वल टू करोगे तो यहीं पे J इंटू Q आ जाता है। ये जो J आता है यही J क्या है? यही J जो है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। इसी J का मान जो है, इसी J का मान अगर MKS पद्धति में जाएंगे तो 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 J का मान जो है वह 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल प्रति कैलोरी, जूल
प्रति किलो कैलोरी, क्योंकि ये कई एम गैस में रखा गया है तो 1 किलो कैलोरी। यही जे जो है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। यांत्रिक तुल्यांक को अगर परिभाषित करना है तो इस W इज इक्वल टू जे इंटू क्यू से इस जे को डिफाइन भी किया जा सकता है कि जे इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एकांक या 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, तो जे का मान किसके बराबर, W के बराबर। तो किसी भी वस्तु में 1 किलो कैलोरी ऊष्मा देने पर उस वस्तु के द्वारा जो कार्य किया जाता है, किए गए कार्य की उस मात्रा को ही उस वस्तु के लिए क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। तो यहाँ पे केवल ऊष्मा और कार्य के विषय में बात किया गया। कार्य और ऊष्मा ये दो अलग अलग दिखने वाली ऊर्जा हैं, लेकिन ऊर्जाएं जो है हमेशा एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती हैं, बदली जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेस्कार्ट जूल ने अपने प्रयोग से एकदम सीधे सीधे यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में और ऊष्मा को जेम्स वाट ने ऊष्मा को कार्य में बदल के दिखाया था। और यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि ऊष्मा और कार्य अलग अलग ऊर्जाएं हैं, लेकिन ये दोनों ऊर्जा जो है एक दूसरे के रूप में परिवर्तित की जा सकती हैं। ओके, थैंक यू।